इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पूछ पूछ के मार दिया उन्होंने। कश्मीर में आतंकी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और आपने देखा कि पहलगांव में कितनी बड़ी आतंकी घटना हुई। हमारे देश के मासूम लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। आखिर कश्मीर में इतनी ज़्यादा आतंकी घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों कश्मीर में अशांति बनी रहती है? ज्योतिष के नज़रिए से आज समझेंगे कि ज्योतिष के नज़रिए से ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं। अंक ज्योतिष से समझेंगे कि कश्मीर जो नाम है, इस नाम का अंक ज्योतिष में कौन सा नंबर बनता है और उस नंबर का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष का नजरिया क्या संकेत देता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। छोटे स्नेक्स होते हैं, एक बड़े होते हैं, एक दिव्य नाग होते हैं। तो अगर दिव्य नाग का अगर श्राप होगा तो वो ऐसे वैसे प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो कहानी बता रहा हूं आपको, इसका पुण्य मुझे भी मिलेगा और जो सुनने वाले हैं और जो करा रहे हैं उनको भी पुण्य मिलेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कहानी की जो कथा है उसके अंदर ही लिखा है। नंबर्स एंड द कश्मीर इशू मैंने लिखा था, तो उस समय मैंने ये लिखा था कश्मीर का नाम ठीक नहीं, इसका स्पेलिंग चेंज करके सी कर दो, कैश्मीर। तो क्या कश्मीर का नाम बदलने से जो है ये समस्या हल हो जाएगी? हमें नाम चेंज करने से किस नंबर पे रखना चाहिए? कश्मीर में रुद्रों की पूजा और नाग पूजा ये बड़ी प्रथा है। तो ऑकल्ट रीजन ये है, जब तक हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक नाम चेंज करने से भी कुछ नहीं होगा। कि जब नाग अप्रसन्न हो जाते हैं, ओले पड़ते हैं, जब बारिश होती है, क्योंकि पुरानी पद्धति ऐसी थी मंत्र से बांध देते थे फील्ड्स को, जो ऑफरिंग्स जो हैं बाद में नाग देवता को देते थे जब क्रॉप को काटने के समय। और जब तक कश्मीरी पंडित थे वहां पे वैली में ये हो रही थी, लेकिन ये 1000 साल के अंदर इतना कुछ इतिहास बदला। बहुत सारे क्रूर शासक भी आए जिन्होंने इस प्रथा को फॉलो नहीं किया, क्योंकि जो अमरनाथ की जो यात्रा जाती है वहां भी आपने देखे कुछ रिचुअल्स और वो फॉलो करते हैं और शिव जी को बर्फ के रूप में वो पूछते हैं। तो जितनी वैलीज के कश्मीर वैली में जो लेक्स हैं, ये नाग इसके अंदर रिसाइड करते हैं, दिव्य नाग हैं, ये ऑर्डिनरी नाग नहीं है। जैसे नाम भी है, आप देखोगे अनंत नाग है, ये वो सब। सर, भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमरनाथ गुफा में जो कथा सुनाई थी, तो कश्मीर को ही चुना उन्होंने, कश्मीर को। और अनंत नाग में नाग छोड़े। अब तो कश्मीर में तो इतना बड़ा नाग दोष हो रखा है, अब क्या नाम चेंज करने से और क्या इससे क्या होगा। बुद्धिस्ट लोग खत्म हो गए, हिंदू राजाओं जो थे उन्होंने इन सबको माना नहीं। जो दिव्य नाग थे, ये छोटे मोटे नाग नहीं है। तो आज देखो ब्लड शेड भी हो रहा है, विनाश होते जाएगा, ये रुकेगा नहीं। हिस्ट्री निकाल के जो भी वहां की परंपरा है, और इसके लिए कश्मीरी पंडित ब्राह्मण जो कुल वाले हैं उनको इन्हीं लोगों ने कश्मीर में बुला के, जब तक इनको रीएस्टैब्लिश नहीं करते। और जो 9th लॉर्ड भी एक खराब है, अष्टम में केतु, मतलब आदमी बहुत बुरे कर्म करता है, सुसाइड से मरता है। तो पाकिस्तान का अंत तो अपनी ही फूलिश हरकतों से सुसाइड करेगा वो। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। तो देश के जाने माने ज्योतिष और अंक ज्योतिष के विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अनुपम बी कपिल जी। अनुपम बी कपिल जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे कि ये कश्मीर में ऐसी क्या खास बात है कि कश्मीर में ही जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं, अस्थिरता का माहौल रहता है, इसका न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? आज तक के व्यूअर्स को नमस्कार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कश्मीर का प्रॉब्लम आतंकवाद से अभी से नहीं जुड़ा हुआ है। हजारों साल से जो है, कश्मीर में जब हिंदू राजा जब राज करते थे, तकरीबन आप सोच लीजिए कि 1098 के बाद में जब मुस्लिम इन्वेजन्स भारत में शुरू हो चुके थे, कश्मीर तक नहीं पहुंच पाए थे ये लोग। कश्मीर में इन्होंने प्रयास किया मोहम्मद अफ गजनवी ने, लेकिन वो विफल हुए। 2 बार उन्होंने ट्राई किया था। देखो, आपस की गद्दारी भी रही। कश्मीर जो है अपने आप नहीं गया वहां पे। जो नाम है कश्मीर का, कई लोग कहते हैं कि इस नाम में प्रॉब्लम है। देखो, जब प्रॉब्लम होना होता है, कई और से प्रॉब्लम होती है। न्यूमरोलॉजी
के हिसाब से हम खाली लास्ट में ऊपर ऊपर से जब स्टडी करते हैं तो हमें नजर आता है कि चलो इसका अंक खराब है, नाम खराब है, लेकिन इसका सोल्यूशन है क्या? और मेन थिंग है कि जब अभी तो पहले मैं रीसेंट हिस्ट्री की बात करता हूं। 1947 में जब कश्मीर को आजादी मिली, यानी कि इमीडिएटली तो नहीं, इंडिया 15 अगस्त 1947 को ही हम आजाद हो गए थे। कश्मीर का जो मसला है ये लटकता रहा। वो इंडिपेंडेंट, वो चूज कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट रहेंगे कि यहां जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन इस बीच में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने वहां के जो महाराजा थे हरि सिंह जी, उनसे जून जुलाई के आसपास मुलाकात की थी, ऐसे उनके एडीसी भी कहते हैं। और 5-6 दिन रहे, साथ में मुलाकात हुई। 2 दिन पहले उन्होंने हरि सिंह जी को कहा कि आपको पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। तो ये एक काइंड ऑफ ऑर्डर ही था, स्टर्न वॉइस में बोला कि आप ज्वाइन कर लो। और 2 दिन के बाद मैसेज भेजा कि उनको बुलाया है मिलने के लिए। तो माउंटबेटन काफी गड़बड़ कर रहे थे इस सब, जैसे ब्रिटिशर्स का पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल का। उस समय हरि सिंह जी ने अपने एडीसी को कहा कि आप लोग चले जाइए, पूरे हमारे स्टाफ के साथ जाके मिलो माउंटबेटन से, मैं नहीं आऊंगा। ये पत्र मेरा उनको दे देना, कि रिग्रेट पत्र था, मैं नहीं आ सक रहा मीटिंग में। और उन्होंने अपने एडीसी को यह भी कहा था बाद में कि ये पर्टिकुलर डेट को अगर भारत के एयरप्लेन्स की आवाज नहीं सुनाई देती है तो मुझे गोली मार देना, यहां तक की बात हुई थी। मतलब वो पूरी की पूरी तरह से भारत के साथ ही थे। एक तो हिंदू ट्रेडिशन था, और जो अगर आप कलाहना की रजत रंगिनी जो क्रॉनिकल है, जो हजारों साल का जो एक इतिहास लिखते हैं कश्मीर के राजाओं का, वो एकमात्र हमारे पास सोर्स है। ऑफ कोर्स इसको सब्सटैंशिएट भी किया है दूसरे जो फाहीन थे ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर, यून सैंग थे, फिर अल बेरूनी थे, और अबू फजल जो हैं अकबर के जो बायोग्राफर थे, उन्होंने भी कश्मीर के बारे में काफी लिखा। लेकिन ये तो सब काफी लेट हुआ। लेकिन जो कलाहना की जो अकाउंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो खैर हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपका प्रश्न है इधर ही क्यों सारे परेशानी हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा बैक एंड फोर्थ लेके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दर्शकों को बहुत ये स्थिति अच्छी तरह समझ आ जाए। तो 26 अक्टूबर 1947 इस तारीख को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से सरदार पटेल थे उस समय, वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके कश्मीर भारत का जो है उसको ऑटोनॉमी मिली हुई थी उस समय पे। तो 8 नंबर उसका भाग्य का अंक, भारत का जो डेस्टिनी नंबर है, 15 अगस्त 1947 को ऐड करो तो वो 8 आता है। तो वो 8 और 8 तो यहां मिल गए। और उनका डेस्टिनी नंबर कश्मीर का जब आप पूरा 26 अक्टूबर 1947 जोड़ते हो तो उसके अंदर आप देखो 8 + 1 9, 9 + 3। तो वो जो 3 भी जो है वो भारत के इंडिया का जो नेम है, इंडिया INDIA, वो 12 से मिलता है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो अंक है नाम, वो आता है 25 पे, बिल्कुल उससे केतु का नंबर है, उसे तो नहीं मिलता। और राजा हरि सिंह जो हैं उनका आत्मा, यानी कि न्यूमरोलॉजी में सोल नंबर कहते हैं। जब आप अपने वाउल्स जो होते हैं नाम के अंदर उनको ऐड करो तो उसका टोटल को हम सोल कहते हैं। मतलब दिली इच्छा क्या है आपकी, आत्मा की इच्छा, तो वो जो नंबर है वो 1 है। इंडिया का जो आत्मा का नंबर है वो 1 है, पाकिस्तान के आत्मा का नंबर 2 है। तो पाकिस्तान के लिए तो, कश्मीर के लिए तो ऐसा हुआ कि वो एक क्राउन है उसके लिए, वो किसी भी एक जिल्टेड लवर नहीं होता है जैसे जिसको धोखा मिला है, उसको हर हाल में चाहिए कश्मीर, और उसके लिए वो कभी भूल नहीं सकता। लेकिन बहुत ट्रेजिक बात है पाकिस्तान के लिए कि इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, और बहुत 3-4 साल जो अभी जो इसकी दशा वशा लगी हुई है बहुत अच्छी तो नहीं है।
फिर यहां से जब हम लीडर्स देखते हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनके कनेक्शन के अंदर भी अगर मैं आपको बताता हूं, व्यूअर्स को इंटरेस्ट रहेगा। 25 दिसंबर 1876 जन्म तारीख था, तो उनका भाग्य अंक जो है 7 था, नाम का टोटल भी 52 और आत्मा का नंबर भी 7। ये सब जो नंबर 7 नंबर है, ये भारत का नंबर जो 6 नंबर है, इससे शत्रु नंबर है। कश्मीर 18 नंबर, मतलब मंगल का नंबर, और जिन्ना का केतु का नंबर, तो ये भी इतना कुछ खास नहीं, अच्छा नहीं। इनफैक्ट हरि सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का फेट नंबर 4 था, डेस्टिनी 8 था। ये भी भारत के भाग्य अंक और डेस्टिनी नंबर से तालमेल खा रहा था। भारत और कश्मीर दोनों का फेट नंबर 8, फेट और डेस्टिनी नंबर 8। अब चंद्र की राशि जो है कश्मीर की, जब वो पैदा हुए थे, वो कुंभ राशि थी। तो भारत की राशि जो है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि से कुंभ राशि अष्टम में पड़ता है। तो वहां के जो लोग हैं, वहां की जो सोच है, वहां के लोगों की सोच भारत के प्रति कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि षडाष्टक योग बनता है उनके और हमारी चंद्र राशि से। अब 18 नंबर कश्मीर का जो है, कबाला में उसको बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं मानते। अगर हम टैरो की बात करते हैं, क्योंकि टैरो और न्यूमरोलॉजी कनेक्टेड है, बहुत लोग जो टैरो पढ़ रहे हैं विश्व भर में, वो शायद नहीं जानते, और मैं सर्टन हूं कि नहीं जानते, कितने भी किताबें पढ़ लें, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वो सब इजिप्शियन और ब्रिटिश और अमेरिकन बुक्स है। एक्चुअली टैरो का जो शब्द है ये तारा से आता है। तारा, तारा मीन्स नक्षत्र। और टैरो के जो चित्र भी हैं, अगर आप देखोगे, उनका भारतीय जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उन्हीं से डायरेक्ट कनेक्शन है। और जो 3 मेगाए होते थे, द वाइज मैन होते थे इजिप्ट के, जो पिरामिड्स बने हुए थे, वो एक लेबोरेटरी थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, जहां मतलब बड़े गुप्त प्रकार के जो हैं चेंबर्स थे। अगर आप क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत छोटा है, मैं पासिंग रेफरेंस कर रहा हूं कि टैरो का और उसका, तो वहां इनिशिएट किया जाता था। और वो इनिशिएशन के जो टेस्ट थे वो इतने कठिन थे कि मतलब कोई अगर अंदर चला गया, शायद ही बिरला ही इंसान हो वो वापस जिंदा आ जाता, क्योंकि वो बहुत एडेप्ट होना पड़ता हर तरीके से। अगर वो पास होता तो वो आगे के इसमें जा सकता। और जो वाइज मेगाए होते थे अंदर होते थे, और यहां तक कि ऐसा है कि अंदर जाके ऐसा पता ही नहीं चलता था दरवाजा कौन सा, और फ्लोर इतना ग्रेनाइट जैसे चमकते हुए। जब लास्ट लेवल पे पहुंचते थे तो आपको ऊपर रूफ क्या है और नीचे जमीन क्या है, इतना शाइनी ये होता था, कुछ समझता नहीं था। और जैसे स्टेप किया, गलत स्टेप किया, तो एकदम कैविटी होती जो हजारों फीट जाके आप मतलब ये हो जाते। और लास्ट टेस्ट होता कि जो एक ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल जो गर्ल्स होते, वर्जिन्स होती, वो बिना वस्त्र डांस करती वहां पे एंटाइज करने के लिए, और वाइन का कप लेकर और ये सब देते इनिशिएट को। तो जो तो सही इनिशिएट था वो टेम्प्ट नहीं होता था, तो वो पास हो जाता टेस्ट में। और ये हाईएस्ट सीक्रेट्स जो हैं उसको तब दी जाती थी। तो मोस्टली सब लोग इस टेस्ट के अंदर फेल हो जाते थे। ये सब मैंने किताबें जो ऑथेंटिक जो हैं पढ़ी हुई हैं, रोशी क्रूशियन सोसाइटी से रिलेटेड, गोल्डन डॉन मूवमेंट से कनेक्टेड, थियोसोफिकल सोसाइटी जो अडियार में है, इनके बड़े इलेक्ट्रिकल राइटर्स हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं अभी 1800, 1700, 1600 का जो एरा है, इसमें जो किताबें लिखी गई, और यही बेसिकली फाउंडेशन है टैरो का। और टैरो और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी जो हम जिसे कहते हैं, तो टैरो का 18 नंबर का जो कार्ड है उसमें मून डिपिक्ट किया हुआ है, दिखाया गया है, ब्लड मून। और उसमें से खून के जो हैं बूंदे जो हैं नीचे गिर रही हैं, और नीचे एक कुत्ता और एक वुल्फ और एक क्रैब, ये जो हैं ये तीनों खून के बूंदे पीने के लिए तरस रहे हैं। तो जो केकड़ा होता है, स्कॉर्पियन होता है, एक तो अर्थ के साथ रूटेड है, तो अर्थ से रूटेड मतलब मटेरियल प्लेजर से रिलेटेड है। लेकिन 18 नंबर अगर किसी फ्यूचर रीडिंग में नाम में आता है फाइटिंग के लिए, आर्मी के लोगों के लिए,
केमिकल से जो डील करते हैं, मेडिसिन से जो डील करते हैं, ऐसी प्रोसेसेस जो हैं, उसके लिए ये अच्छा नंबर है। लेकिन शहर के नाम के लिए या जो मेडिकल प्रोफेशन में या सर्जरी में नहीं है, तो ये नंबर जो है अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इसको खून खराबे का और ब्लडशेड का नंबर माना गया है। तो ये तो है, बिकॉज आप देखो गुजरात का भी टोटल 18, वहां भी ये सब काफी कुछ हुआ, गोधरा के अंदर। अमृतसर का टोटल 18, यहाँ जलियनवाला बाग के अंदर इतनी गोलियां जनरल डायर ने चलाई के मतलब इतने मासूम लोग मारे गए। तो इसी हिसाब से जो है हम देखते हैं जी कि 18 नंबर जो है, अगर न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से आप पूछोगे तो मैंने एक 2001 के अंदर, और उससे पहले भी लिखा था, तब वाजपेयी जी थे तभी लिखा भी था, और न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। जी ये शायद आप पता नहीं दिखेगा कि नहीं, जी जी ये जी देखिए। जी तो ये आर्टिकल नंबर्स एंड द कश्मीर इशू मैंने लिखा था। जी तो उस समय मैंने ये लिखा था कश्मीर का नाम ठीक नहीं, इसका स्पेलिंग चेंज करके सी कर दो, कैश्मीर, जैसे वो ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ करता था, उनको कश्मीर बोलने में मुसीबत थी। हालांकि ये जो नाम है ये कहां से आया, ये कहते हैं कलहाना कहते हैं कि इसके 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो काश्यप ऋषि के कनेक्शन वाली स्टोरी है, जो काश्यप बीर ऐसा नाम हुआ करता था, और दूसरा स्टोरी है कि जब राजा अशोक जब बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज कर रहे थे, तो कश्मीर पे भी उनका कुछ काफी समय बुद्धिस्ट किंग्स का प्रभाव रहा। तो उस समय जो कश्मीर के किंग्स थे वो शिव जी के भक्त थे ज्यादा, तो इनमें काफी क्लैश हुआ। लेकिन लेटर ऑन जब बुद्धिज्म राइज हुआ, तब अशोक जब इधर आए, उन्होंने नाम कश्मीर रखा। अब बात ऐसी है कि कश्मीर का बहुत गहरा संबंध है नागों से, जी और बुद्धिज्म जो है, बौद्ध विचार करने वाले और जो रिलीजन है, उनकी तो आप जातक कहानियां, जातका टेल्स जो है इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वो पढ़ोगे और उनका इतिहास पढ़ोगे। इनका जो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, द लेसर स्कूल हिनायन और वज्रायन, मतलब जो तांत्रिक प्रकार का जो है वो महायान, और लेसर स्कूल और ग्रेटर स्कूल ऐसे कहते हैं, और वज्रायन ये तांत्रिक स्कूल था। तो इनके जो फिलोसोफर्स थे नागार्जुना, अश्वघोष, और ये नागार्जुना का कश्मीर के अंदर इन्फ्लुएंस था। अब कश्मीरियों का जो लिटरेचर अगर आप पढ़ते हो, मैंने हजारों साल का जो है इतिहास खगोला। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी ने दुनिया में, पहली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ज्योतिष को, अंक विद्या को, जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं, और वहां के ऑकल्ट और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं, इसको उसके इतिहास से, जो कलहना ने लिखा है, हजारों साल का जो इतिहास और हिस्ट्री का स्टडी करके इसको जोड़ के हमने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही आगे, लेकिन आप अपना प्रश्न पूछिए, क्योंकि मैं तो नॉन स्टॉप बात करते रहूंगा, तो कोई प्रश्न मिस नहीं हो जाए जो मैं सीधा सीधा सवाल है कि क्या नाम बदलने से, जैसे कि आपने कहा कि 18 नंबर पे आ रहा है, 9 नंबर मंगल का नंबर माना जाता है, तो क्या कश्मीर का नाम बदलने से जो है ये समस्या हल हो जाएगी? हमें नाम चेंज करने से किस नंबर पे रखना चाहिए और उससे क्या फायदा होगा? क्या कश्मीर में शांति बढ़ेगी? देखो, आमतौर पे जब नाम तब बदलना चाहिए जब बहुत परेशानी हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वो जगह हो। अब फर्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि बहुत सारे शहर जो हैं, अभी कलकत्ता जो शहर है उसका नाम कोलकाता हो गया। जी। मैंने कलकत्ता टाइम्स में, मैं जानता हूं उसी टाइम पे लिखा था, ये बात होगी सन 2001-2, अभी याद नहीं आ रही है, बहुत पुरानी बात है। जी। तो मेरा जो कॉलम आता है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए डेली, मैं तब से लिख रहा हूं। तो मैंने एक बड़ा, मैं आपको अगला जब हम करेंगे शहरों पे, आप जरूर करना पॉडकास्ट कि शहरों के नाम पे फर्क पड़ता है कि नहीं, तो उसमें मैंने लिखा था कि ये कोलकाता करने से क्राइम, वायलेंस, रेप, वुमेन के अगेंस्ट ये और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे।
आज हम देख रहे हैं कि कोलकाता नाम जब से हुआ है कलकत्ता का, जी। बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। बेंगलुरु पहले बेंगलोर था, बहुत अच्छा था। अभी जब से बेंगलुरु किया है तब से काफी उधर परेशानियां हर टाइप का आप देख रहे हो। कर्नाटक में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो नाम तो चेंज करना चाहिए, लेकिन अच्छा कॉम्पिटेंट न्यूमरोलॉजिस्ट उसके लिए होना जरूरी है। क्योंकि क्या प्रथा चलती है, चलो ये नाम ठीक नहीं है, डबल ई डाल दो, डबल आई डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इससे जो फोनेटिक है ना, जैसे अगर मेरा नाम अनुपम है, जी तो जी मैं ANUPAM कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया आप डबल पी लिख दो उसमें या डबल M लिख दो, तो वो लेटर का कैलकुलेट करके आपको कहेंगे अभी चेंज हो गया। ऐसा नहीं चेंज होता है। हम जी भारत में हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट है हमारा नाम, हमारी माता का भी नाम होता है और नाम का मतलब भी होता है। नाम जब हम हिंदी में अगर आपने कर भी लिया, तो हिंदी में किस प्रकार से साइन करेंगे? डबल M डबल P डालोगे तो ग्रामर अलाउ नहीं करता ना। तो जब हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो उसके अंदर हम अंग्रेजी ग्रामर तो नहीं यूज कर सकते ना, जी अंग्रेजी के रूल्स नहीं। क्योंकि वहां पे अंग्रेजी में तो टॉम डिक हैरी डबल के करो, किससे कैसे भी डिक लिखो टॉम लिखो, फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर नाउन्स है। लेकिन हमारे यहाँ हर नाम का मीनिंग है। तो कश्मीर हमने इसीलिए सजेस्ट किया कि टोटल 19 हो जाएगा। जी कबाला के अंदर जो है वो कश्मीर इंडियन साउंडिंग नहीं, इंग्लिश साउंडिंग नेम है, कैश और मीर। तो लेकिन इतना आसान नहीं है काम। कि मैंने देखा जब स्टडी किया, तो कई बार क्या होता है, कुंडली तो आपको बहुत अच्छी पावरफुल नजर आती है, राजयोग नजर आता है, ये योग है वो योग है, लेकिन कुछ भी फलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो या तो गलत योग में, या व्यातिपात योग हो, या ऐसे कुयोग होते हैं उस कुंडली में, या ब्रह्म हत्या दोष होगा, ब्राह्मण शराप होगा, ऐसे ऐसे योग होंगे जो उस कुंडली, या नाग दोष होगा बहुत जबरदस्त, वो उसको फलित नहीं होने देंगे। तो यहां भी अगर हम देखते हैं कश्मीर की बात जो है, अब तो नया डेट ऑफ बर्थ आ गया। नया डेट ऑफ बर्थ आ गया तो मैं आपको बताता हूं, इसका जो कुंभ राशि है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर इसका जन्म नजर आता है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के जो देवता हैं वो अजैकपाद देवता हैं। और कश्मीर में रुद्रों की पूजा और नाग पूजा ये बड़ी प्रथा है। तो ऑकल्ट रीजन ये है, जब तक हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक नाम चेंज करने से भी कुछ नहीं होगा। और हुआ क्या है गड़बड़, जी वहां की लोक कथाएं देखते हैं तो आपने शायद ज्योतिष में पढ़ा होगा, कुछ किताबों में, पुरानी किताबें हैं। क्योंकि आजकल तो सुनने में नहीं आता है ऐसी बातें कि एक मनुष्य भी नाग को जन्म दे सकता है। आपने सुना है? जी और जी मनुष्य का नाग जाति की स्त्री से, यानी कि नाग कन्नी, नागिन जिसे कहते हैं, इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नागिन, इसका जिक्र तो लाल किताब में भी है और हमारे दूसरे कन्वेंशनल ज्योतिषियों में भी है। हम बोलते हैं ना डिवाइन सर्पेंट्स, नॉर्मल एक छोटे स्नेक्स होते हैं, एक बड़े होते हैं, एक दिव्य नाग होते हैं। दिव्य। तो अगर दिव्य नाग का अगर श्राप होगा तो वो ऐसे वैसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत काफी कुछ। जैसे अगर हम भारत में दक्षिण की तरफ जाते जाएंगे, केरला पहुंचते हैं तो परशुराम क्षेत्र कहलाता है। वहां पे मैं स्वयं गया था, मनारसाला नाम की जगह है जहां नागों का नाग दोष जबरदस्त हो, तो वहां पे वो पूजा होती है। और वो पूरा क्षेत्र में नाग घूमते हैं बारिश के मौसम में। और वहां जो एक लेडी है, वो ओल्ड लेडी 90 प्लस होती है, उनको नाग कन्नी कहते हैं, नागम्मा या समथिंग। तो वो मदर होती है, वो शादी नहीं करती, और वो जो नागों को जो है मतलब उनका रक्षा करती है, सब कुछ करती है। तो वहां पे जो रिचुअल्स होते हैं, मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कश्मीर की बात, मैं मणिपुर की भी बात पे आऊंगा। मैंने एक बहुत अच्छी कहानी दोनों से, क्योंकि एक एक शब्द सुनने वाला है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो वहां मैंने प्रथा देखी, वेट्टीकूट नाम की जगह है, वो मेन नाग है, बड़े नाग। पहले वहां जाना होता है, वहां पे जाके, क्योंकि मैंने चीफ प्रीस्ट है वहां, उनका इंटरव्यू किया था ये पूरी पद्धति के बारे में। तो वह नाग के ये जो कॉपर के या जो नागिन का जोड़ा लेके पहले जाके पूजा करके नाम नक्षत्र देख के
गोत्र नाम देके वहां भेंट करते हैं और परमिशन लेते हैं कि अभी हम मनारशाला जा रहे हैं, हमारी नागराज की पूजा होगी, तो आपका ब्लेसिंग चाहिए। ये माउंटेन टॉप के ऊपर है थोड़ा। फिर यहां से वो जाते हैं ये फॉरेस्टेड एरिया में मनारशाला। उसके बाद में नाग का जो इतना इलेबोरेट सेरेमनी होता है, क्योंकि नाग जो है ब्राह्मण जाति कहलाते हैं, जब इसको मार दिया जाता है या किसी भी तरीके से तो नाग दोष उत्पन्न होता है और ये वंश जरूर खत्म करता है। आगे वाले वंशों में बहुत सारे अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, लेकिन एक बार उनको ये नाग जो है जब प्रसन्न हो जाते हैं किसी की भक्ति पे या किसी से लव भी करने लग जाते हैं, अगर कोई ज्यादा भक्ति कर रहा है तो ये प्रसन्न हो जाने से क्या नहीं दे सकते। आपने तो सुना है नागमणि और ये वो भी होता है, जिसके पास वो है तो उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। कहते हैं ना ये जिन्नों का और नागों का दिया हुआ धन है। तो कश्मीर के अंदर भी जो है, और वहां जो मनारशाला में आप देखोगे नागराज के मंदिर हैं, छोटे छोटे पत्थर के नाग के मूर्ति, और वो बहुत लोग लेकर आके उनका जब पूजा हो जाती है और मन्नत पूरी होती है तो वो उधर लगा के जाते हैं। तो उसका मतलब ये आइडल वर्शिप नहीं, इसमें कुछ ना कुछ प्राण प्रतिष्ठा करके और ये जो नाग मंत्रों के द्वारा जब करते हैं तो उससे फर्क तो पड़ता है। तो कलहन कहते हैं कि उस समय पे जो राजाज हैं ये तो लव और कुश के समय से, और वहां के राजाओं का नाम महाभारत और रामायण के राजाओं का नाम, इनफैक्ट रावण नाम का भी राजा था वहां। तो बराबर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ऐसे प्रकार के जो राजा हुए और वो उसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये अर्जुन की तो कहानी आपने सुनी है महाभारत के अंदर, जैसे वो नाग कन्या के साथ पाताल लोक जाते हैं और उसके साथ भी ये होता है, क्योंकि जो नागलोक में जो खजाना है, जो पावर है, जो सब कुछ एक अलग ही दुनिया है। नागों की दुनिया एक अलग दुनिया है। तो जब यहाँ पे कलहान कहते हैं कि एक राजा था जो मैं आपको वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाना पड़ेगा कहानी, क्योंकि अलग अलग नाम है उनके। वो कहता है कि दो फीमेल्स बहुत ही ब्यूटीफुल फील्ड के अंदर ग्रेज, मतलब वो कच्चा घास खा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम ये क्यों खा रही हो? तो बोलते हैं हमें भूख लगा है, हमें ये वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर इन्होंने ऑफर किया, तो फिर उन्होंने बोला हम तो हम नाग, वी आर नागाज। तो वो हैरान हुआ, तो उनको उसको इतनी ब्यूटीफुल थी, उससे प्रेम हुआ राजा को। तो उसने बोला हम अपने पिताजी से मिलाते हैं, तो नागराज से मिला ये वो। तो उनको किंगडम और वो जो दिया, बहुत प्रॉस्पेरिटी हुई, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने फिर कुछ कहा कि जब नाग अप्रसन्न हो जाते हैं तो ये होते ना ओले पड़ते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि पुरानी पद्धति ऐसी थी मंत्र से बांध देते थे फील्ड्स को, जो ऑफरिंग्स जो हैं बाद में नाग देवता को देते थे जब क्रॉप को काटने के समय। फिर बाद में वो वहां विशेष पूजा होती थी, और जब तक कश्मीरी पंडित थे वहां पे वैली में ये हो रही थी। लेकिन ये 1000 साल के अंदर इतना कुछ इतिहास बदला, बहुत सारे क्रूर शासक भी आए जिन्होंने इस प्रथा को फॉलो नहीं किया। और इनफैक्ट ये भी था कि कुछ नाग राजा भी थे और राजाओं ने नाग कन्याओं के साथ शादी भी किया, विवाह भी किया। लेकिन फिर जब उन्होंने इनको तकलीफ देना शुरू किया तो ये नील माता और ये जो ये पुराण से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उसके अंदर आपको मिलेगा। क्योंकि जो अमरनाथ की जो यात्रा जाती है वहां भी आपने देखे कुछ रिचुअल्स और वो फॉलो करते हैं, और शिव जी को बर्फ के रूप में वो पूछते हैं। तो जितनी वैलीज के कश्मीर वैली में जो ये लेक्स हैं, ये नाग इसके अंदर रिसाइड करते हैं। जैसे वुल्लर लेक है, और भी लेक है, ज्योतिष मठ है, और ऐसे बहुत प्राचीन प्लेसेस हैं। तो ओवर द इयर्स ये पद्धति नहीं हुई। जैसे राजा हर्षवर्धन थे, आपने सुना ही होगा कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया कैप्चर करके लास्ट के अंदर ये राजा जो है इनको सुसाइड नहीं, मर्डर करा गया, और अकेले थे। इतने बड़े राजा कहते हैं कि इसके ऊपर जो है नाग का, जो भी इंसान पे नाग का क्रोध एक बार आ जाए तो उसको पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार जो बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, इन्होंने भी नागों के साथ में पहले, क्योंकि बुद्धिस्ट राज रहा यहाँ पे काफी समय, लेकिन उन्होंने ये ऑफरिंग स्टॉप कर दी थी। जो नागों को
क्योंकि ऋषि काश्यप के द्वारा ही जो उनको ये क्षेत्र दिया गया था और उनके लिए जो ऑफरिंग्स होने चाहिए, ये दिव्य नाग है, ये ऑर्डिनरी नाग नहीं है। जी जैसे जी नाम भी है, आप देखोगे अनंत नाग है, ये वो सब क्षेत्र जो है। जी तो जी जब से इन्होंने ये सब शुरू किया, हर्षा का भी ये हुआ, और मिहिरा कुला नाम के एक शिव जी के पूजा करने वाले शाइवाइट किंग थे, हुन हुन डायनेस्टी, हुनाज हुनाज बोलते हैं इंग्लिश में। वो भी सबसे ज्यादा क्रूर शासक थे। उनका नाम तो फाहिन और यून सैंग ने अपने इसमें लिखा है। इनफैक्ट यून सैंग ने उनको, उनका परिचय भी हुआ, मुलाकात हुआ, और कहते हैं बहुत ही ज्यादा क्रूर विकेट हुआ करते थे। उनका नाम ही त्रिकोटिका या ऐसा था, जिन्होंने 3 करोड़ लोगों की हत्या की थी। वो जी ऐसे राजा थे, जैसे माउंटेन पे जा रहे थे तो हाथी जो है जैसे गिर गया वैली के नीचे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा देखते हुए कि वो गिर के जो चीख की आवाज आ रही है। उन्होंने 100 से ज्यादा जो है एक एक करके सब हाथियों को धक्का मार के ये दिया। बाद में कुछ उनको जीवन में, लेकिन वो सब जगह जीत रहे थे, लेकिन उनको पश्चाताप हुआ जैसे उनकी जीवन पास आ रही थी अंत होने में। तो उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स ये वो सब बंद कर दिया था। और उन्होंने अपने आप के लिए ना एक शैया तैयार की, जिसमें नेल्स जो है कील व्हील टांग के, और उसमें लेट के, और अपने आप को सेल्फ इमोलेट किया, मतलब अपने आप ही, मतलब कि उनको इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने इतना बुरा काम किया है। तो नागों का जो क्रोध है वो किंगडम्स को नष्ट कर देता था। अब आप देखो, ये अभी कश्मीर से मैं आता हूं, ये नाग की स्टोरी बताते हुए। बिंबिसारा जो राजा थे, क्योंकि हम बुद्धिज्म से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, कैसे कश्मीर में डिस्ट्रॉय हुआ, और कश्मीर में तो काफी प्रभाव था बुद्धिज्म का। तो नाग वर्शिप बहुत एक सेंट्रल थीम है बुद्धिज्म में भी। और वहां पे बिंबिसार के साथ जब गौतम बुद्ध थे, तो उस समय 2 नाग, दिव्य नागी थे, वो गौतम बुद्ध और बिंबिसार राजा को आके अपना रिस्पेक्ट पे करते। तो कुछ ऐसा समय आया कि वो नागों ने गौतम बुद्ध को रिस्पेक्ट देके चले गए, इनको नहीं दिया। तो इन्होंने फिर उनको ऑर्डर कर दिया कि तुम यहां से चले जाओ। तो वो चले जाते हैं, वो किसी समुद्र में चले जाते हैं। उनके जाते ही वो राज्य के ऊपर बहुत सारे जो हैं परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, लोग मर रहे हैं, डिजीजेस होते हैं। तो फिर बोलते हैं कि ये कहीं मेरे एक्ट की वजह से तो नहीं है। गौतम बुद्ध से बोला हाँ। तो बोला उनको बुलाओ, अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं, ये दोनों आते हैं। फिर ये बोलते हैं हम तो तभी आके रहेंगे यहाँ पे जब हमारे लिए 2 स्टैचूज बनाए जाएं, और हमारी जो पूजा है जब होगी, साल में 2 बार आपको जो है इसके लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो ये होने के बाद वो अग्री हुए, और सब कुछ ठीक हुआ। फिर दूसरी एक कहानी है, राजा अशोक जब हैं, ये जो गौतम बुद्ध के रेलिक्स हैं, रेलिक्स और जो इंपॉर्टेंट ओरिजिनल टीचिंग्स जो थे, वो सब स्तूपा बनवा रहे थे भारत में और सब जगह, 7 देशों के अंदर, ऐसे लिखा है कलहाना ने। तो वो एक जगह जब जा रहे हैं, पहले पुरानी इमारतों को निकाल के और ओरिजिनल स्तूपा और ये रेलिक्स उधर उनका इंटेंशन था डालने का। जब वो हाथी पर बैठ के जैसे बढ़ रहे हैं, तो एक जो नाग है वो वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके, क्योंकि ये रूप बदल सकते हैं। ये इतना समय से जो नाग पूजा चलता रहा पूरे भारतवर्ष में। और हमारे मैं यहाँ तो सर कहता नाग हूँ पंचमी भी मनाई जाती है। हाँ जी, नाग हाँ जी, पंचमी भी मनाई जाती है, नाग पंचमी। हाँ, मैं नाग पंचमी वाले इसके ऊपर तो आ ही रहा हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा ये रेज किया है। तो ये जब राजा अशोक, जब वो ब्राह्मण आते हैं, उनको कहते हैं कि भैया आप मेरी जगह पे आओ, स्थान पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बोलते हैं कहाँ रहते हो? तो बोलते हैं यहीं रहता हूँ। ले जाते हैं और वो बोलते हैं ये जो तालाब है मैं इसी में रहता हूँ, मैं नाग हूँ। तो राजा कहते हैं अच्छा। तो बोलते हैं कि ये ना मेरी गुजारिश है आपसे कि ये मेरा, क्योंकि वो नाग तो पढ़ लेते हैं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो डिवाइन सर्पेंट्स हैं। तो कहते हैं आप इसको मत तोड़ना, यहाँ मैं इधर, ये मेरा स्थान है, ये वो। तो वो देखते हैं, तो वो कहते हैं मैं क्यों नाग, ये नाग से क्यों मैं पंगा लूं। तो और वो भी समझ जाते हैं कि इस जगह, और उसने देखा कि वहां पे रोज शाम को हाथियों का झुंड आता था
और फूल वूल निकाल के ऐसे वो उधर जहां पे वो जो डिलेपिटेड सा स्ट्रक्चर था वहां पे वो रख के जाते, क्योंकि ऐसे मानना है, फाहिन ने, यून सैंग ने भी लिखा, यून सैंग को तो एक्सपीरियंस भी हुआ कि गौतम बुद्ध अपने जो असली भक्तों को है वो एक शैडो के अंदर आके, सफेद कलर की लाइट आती है, वो सबको नहीं दिखती है, बड़ी रेयरली, जब बहुत आदमी इंटरनल प्योरिटी हो, जैसे जब ह्यून सैंग की डेथ हुई तब उन्हें वो नजर भी आया और उन्होंने एक्चुअली अपने लाइफ के अंदर ये देखा हुआ था। तो अशोक राजा जो है ये उसके नाग के इसको एग्री करते हैं और वो जगह का नाम भी बताता हूं आपको, क्यों वो कौन सी जगह थी। इस जगह का नाम था कुछ देर में आपको बताता हूं, जी जी। क्योंकि ये जो जिक्र है इसका, मार्को पोलो जो ट्रैवलर थे बहुत फेमस, जी कश्मीर में उन्होंने भी देखा था। क्योंकि कश्मीर में क्या है, एक तो जादू, काला जादू, तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा चलता था, क्योंकि शैव तंत्र जो है बहुत जबरदस्त था। तो मार्को पोलो जो ट्रैवलर थे वेस्ट एशिया के, उनको भी मालूम था कि जादू से राजाओं को भी मारा जाता था, आपस के अंदर जो सक्सेशन के जो इश्यूज होते जी। उसके अंदर काले जादू का प्रयोग भी होता था। और सर, भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमरनाथ गुफा में जो कथा सुनाई थी, तो जी जी तो कश्मीर को ही चुना उन्होंने, कश्मीर को, और बिल्कुल। अनंतनाग में नाग छोड़े, और इस तरह हाँ। से जो है अलग अलग जो जगहों के नाम है, जो लोग यात्रा करने जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, जी तो जी जी पहलगांव से पड़ाव शुरू होता है और फिर इस तरह से अनंतनाग, चंदनवाड़ी और जो जगहें पड़ती हैं, फिर भगवान शिव ने उस जो अमर गुफा है अमरनाथ में, वहाँ बैठ करके माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। और भगवान शिव भी तो नाग को अपने गले में धारण करते थे, नागों को अपने साथ रखते थे, तो इसका मतलब है कि नाग बहुत पूज्य थे आदिकाल से। और आप बता रहे हैं उनका कश्मीर से भी कनेक्शन तो था। और जो मेन चीज है, मैं मणिपुर की भी बात कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं उसमें, मणिपुर में, क्योंकि ये जो कहानी बता रहा हूं आपको, इसका पुण्य मुझे भी मिलेगा और जो सुनने वाले हैं और जो करा रहे हैं उनको भी पुण्य मिलेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कहानी की जो कथा है उसके अंदर ही लिखा है। मणिपुर में एक ब्राह्मण थे जिनको मालूम नहीं था कि नाग पंचमी है आज, और वो अपना जाते हैं और उस दिन पे कोई डिगिंग नहीं करनी चाहिए, फील्ड्स के अंदर कुछ नहीं करना चाहिए, ये जाते हैं और उस दिन के ऊपर इन्हें देखा, इनके हाथ से जो है ना ये नाग मर गया या मार दिया इन्होंने। तो नागिन जब आती है वो देखते हैं कि ये खून को ट्रेस करते करते ये किसने किया, तो ब्राह्मण के घर में पहुंचती है, उधर उसको वो जो प्लाव करने वाला जो है फावड़ा मिलता है, उस पे खून का ये लगा होता है, तो वो ब्राह्मण को डस लेती है और जितने भी उसके बच्चे हैं ब्राह्मण के, पूरे परिवार को डस के वो खत्म हो जाती है। फिर देखने जाती है इसके और कौन कौन बचा है इस ब्राह्मण के, तो वो पहुंचते पहुंचते इसके जो शादीशुदा जो डॉटर्स हैं वहां तक पहुंचती है ये नागिन, और वहां देखती है कि यहाँ तो नाग पंचमी के दिन पूरा जो है दिया विया लगा के, और ये वो नाग पंचमी का व्रत भी ऑब्जर्व करती थी, नागों की पूजा करती। तो फिर जब वो नागिन वहां पहुंचती है और उसको देखती है तो वो खुश हो जाती है, और फिर वो क्योंकि उसने जो है धूप बत्ती ये वो सब था, तो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे को मारने आई थी लेकिन तुम ये कर रही हो इसलिए, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को और सबको मैंने जो है खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। तो नागिन कहती है कि अभी आप कृपा कुछ बताइए मुझे कि मैं कैसे इससे बच सकती हूँ, आप कुछ तो कीजिए मेरे लिए। तो नागिन प्रसन्न होते हैं, दयावान तो होते ही हैं ये दिव्य नाग। तो उसने फिर कुछ एक विभूति या पता नहीं कुछ एक चीज दी उसको, ड्रॉप्स दिए, बोला ये जाके आप उनके ऊपर डाल देना। तो वहां जाती है और वहां जाने के बाद जब उनके ऊपर सब उधर मातम बन रहा है,
तो ये आती हैं और उनके ऊपर जब डालती हैं, ये सब पुनर्जीवित हो जाते हैं। और फिर वो अपने फादर को कहती है कि जब भी श्रावण आता है तो आपको जो पंचमी हो और जो नाग की तिथियां होती हैं उन सब के ऊपर जो है लैंप लगाना, इंसेंस लगाना, ये वो सब ऑफरिंग्स देना नाग को। और इसलिए उस समय से ये नाग के जो फिर वो 60 सेंटेंस में उसने बताया था, 60 सेंटेंसेस में, कि ये जो चीज कैसी है, क्या होता है। तो बोला ये जो कहानी सुनेगा, जो नरेट कर रहा है और जो सुन रहा है, वो सबको जो है जी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो नागों की आप समझते हैं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और सब कुछ समझते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना नाग को मार दिया, तो आपने भी सुना होगा कि नागिन आपके पीछे आएगी, उसको फोटो निकालती है। हाँ, फिल्में भी बनी हुई है इस पर। वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन जो लोग बच भी जाते हैं, कहीं भी चले जाए दुनिया में, जी जी, तो हमारे लोगों का कथन कहने का मतलब है नागदोष तो उत्पन्न हो ही जाता है जी कुंडली में। हाँ, तो अगले जन्म के अंदर ऐसा होता है, या वो नाग जो है मनुष्य योनि में जन्म होके या कैसे होके वो बदला जरूर लेने आते हैं और परिवार का करते हैं। तो इसलिए जिसका नाग दोष होता है, अब तो कश्मीर में तो इतना बड़ा नाग दोष हो रखा है, अब क्या नाम चेंज करने से और क्या इससे क्या होगा। तो क्या क्या सोल्यूशन है सर आपके हिसाब से? बुद्धिस्ट लोग खत्म हो गए। हिंदू राजाओं जो थे उन्होंने इन सबको माना नहीं। जो दिव्य नाग थे, ये छोटे मोटे नाग नहीं है, वहां पूरा खत्म हो गया। अब मुसलमान जब से आए हैं, इन्होंने तो करना शुरू किया। कुछ मुसलमान फैमिलीज करते हैं वहां पे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो अधिकतर तो इस्लाम में नहीं मानते ये सब। तो आज देखो ब्लड शेड भी हो रहा है, विनाश होते जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसका जो है प्रॉपर जो है हिस्ट्री निकाल के, जो भी वहां की परंपरा है, और इसके लिए कश्मीरी पंडित ब्राह्मण जो कुल वाले हैं, उनको इन्हीं लोगों ने कश्मीर में बुला के, जब तक इनको रीएस्टैब्लिश नहीं करते, जो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, जो क्योंकि जितने भी लेक्स हैं इनके, जितने भी शिव मंदिर हैं, इन्होंने डेसिक्रेट किए। हर्षवर्धन जो राजा थे, क्या किया उन्होंने पहले तो बहुत सारे टेम्पल्स भी तोड़े, शिव मंदिर भी तोड़े, सब कुछ तोड़े। अल्टीमेटली क्या हाल हुआ उनका? क्योंकि कोई भी टेम्पल को डेसिक्रेट करना अगर नॉर्मल लाइफ में भी कोई करता है तो उसका बहुत बड़ा पाप होता है ना जी। तो इसका तो इलाज ही ये है कि प्रॉपरली जो व्यवस्था या जो राजा है कश्मीर का, वो इस परंपरा को फॉलो करे। और सभी, चाहे मुसलमान भी हैं, अगर वो शांति से जीना चाहते हैं वहां पे बिना ब्लड शेड, तो उनको ये करना है। क्योंकि पाकिस्तान तो उनको तंग करता ही रहेगा। उसकी कुंडली में जो है द्वितीय स्थान के अंदर ही जो राहु द्वितीय और अष्टम में बैठे हैं, अष्टम में केतु बैठता है तो क्या होता है, अष्टमेश जो है उसकी दृष्टि है और नाइन्थ हाउस के ऊपर, और जो 9th लॉर्ड भी एक खराब है। अष्टम में केतु मतलब आदमी बहुत बुरे कर्म करता है, सुसाइड से मरता है। तो पाकिस्तान का अंत तो अपनी ही फूलिश हरकतों से सुसाइड करेगा वो, ये है। अंत होना तो उसका निश्चित है, समय की बात है, कुछ सालों की बात है। और अभी का जो समय आ रहा है हमारे लिए, भारत के लिए, 5 तारीख से खास करके मई से लेकर 20-25 तारीख तक बहुत अच्छा तो नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि पूरा कोशिश है। अब देखो टर्की भी आ रहा है, सब कोई आ रहे हैं, इस्लामिक देश भी। ये वातावरण इस तरीके से बन रहा है, इसमें चाइना का हाथ है पीछे से, और चाइना को हम डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपका दुश्मन से 3 टाइम्स आप पावरफुल नहीं हो, उसके ऊपर आप मिलिट्रीली नहीं कर सकते। उनको सीक्रेट एड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और पाकिस्तान तो चाहता ही है कि वॉर हो। उसके पास तो लूज करने के लिए कुछ नहीं है। हमारी तो इकोनॉमी तबाह होती है उससे। 27 लोग मर गए। तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं कि बहुत पेशेंस से काम करके इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनका इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बांग्लादेश से भी प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो जब ये ग्रह राशि बदलेंगे, जैसे कि बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, राहु जो है अपनी राशि बदल करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, और खास करके मई के एंड
के आसपास 25 से 30 मई के बीच में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, क्या ऐसा लगता है कि इस समय कोई बड़ी प्रॉब्लम विश्व स्तर पर क्रिएट हो सकती है, कोई बड़ा तनाव बढ़ सकता है मई के आखिरी हफ्ते में? आपको क्या लगता है? देखो, मैंने तो बड़ा स्पष्ट तरीके से आपके चैनल पे भी कहा, लास्ट ईयर भी कहा, 25 साल से कह रहा हूं, 2025 एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है। मैंने तो वर्ड जो यूज किया, तो मीडिया अभी, मैं लास्ट ईयर वर्ड यूज किया, ग्लोबल रीसेट बटन जो है प्रेस होने वाला है। जी, अब जी। लोगों को समझ नहीं आया, लोगों को लगा विश्व युद्ध हो जाएगा। अभी विश्व युद्ध में जब भी युद्ध होता है, होता क्या है? युद्ध होती है, बीमारियां आती हैं, कर्जा बढ़ता है, सोना आसमान पे छू जाता है, प्राइस, ये सब चीजें तो हो रही है। जी, टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर है, और क्या चाहिए? आपके और हमारे पॉकेट के ऊपर जब हमला हो जाए, सेविंग्स हमारी कम हो जाए, अनिश्चितता हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पे हो जाए, और जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, ये अभी रुकेगा नहीं। अभी ये देखो, ये एक फेज है, ये डिसेप्शन का फेज है। ये डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हट जाएंगे, ईज हो जाएंगे, कुछ डील्स हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है वो वापस से यही करेंगे। जुलाई में, सितंबर में दोबारा करेंगे, फिर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट बहुत शुरू हो जाएंगे। आज तो उन्होंने कहा है मैं पोप बनना चाहता हूं, चाहे मजाक में ही कहा हो। देखो, ऐसा लगता है उनको देख के स्टेज पे वो अभी जैसे हम ड्रामा कर रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं, कुछ ऐसे बात करूंगा वैसे। वो तो एक्चुअली प्रेसिडेंट है। एक्चुअली प्रेसिडेंट रह के आप ऐसे कैजुअली क्या क्या बातें करते हैं, मतलब लोगों, चाहे टीआरपी के लिए हो, डेली अगर आप रील्स पे हो तो काम कैसे क्या होगा? तो अगर अमेरिका का लीडर जो पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं आर्थिक तरीके से और हर तरीके से, अगर उनकी सोच के अंदर ऐसी चीजें, और वो रैश अगर ऐसी बातें करते, तो क्या भरोसा है? कभी भी कोई किसको भी अटैक कर सकते हैं। कभी बोलते हैं 51st स्टेट कनाडा को बनाएंगे, कभी ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो वो हवा में जो बातें करते हैं, पहले टैरिफ वॉर, लोगों को लगा ऐसे ही बात करें, लेकिन कर दिया उन्होंने। तो ये चीजें जब हैं, गलत प्रकार के डिसीजन लिए जाएंगे, ये तो पक्की बात है। और मई का जो महीना है, राहु का जो स्थिति है, खास करके अगर हम भारत की कुंडली में आ जाते हैं, और गोचर भी अगर हम देखते हैं, और मंगल इस वक्त पे जो है प्लूटो के ऊपर प्लूटो के डिग्री से बहुत नजदीक आ गया है। प्लूटो तो एटॉमिक वेपन्स से कनेक्टेड है। तो डर ये है, हमें डर हमारा नहीं है। पाकिस्तान जैसा मूर्ख देश जो है, वो इंस्टिगेट होके मतलब ऐसी हरकत नहीं करते, तो डर तो काफी है। दिल्ली में भी जो एरियाज हमने आपके पुराने पॉडकास्ट पे कहे, मैंने पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस की बात की थी आपसे, मैं पढ़ के सुना रहा था। वो तीनों देशों के अंदर एक साथ पावर आउटेज हो गया, ब्लैकआउट हो गया काफी टाइम, पूरी रात। तो ये सिंबॉलिक है। अगर कोई चीज हम बोल रहे हैं निमित्त है, ये चीज उसी जगह होती है, तो उधर आगे आने वाली चीज में भी कुछ टेरर एक्टिविटीज होंगे। देखो, एरिया जो अफेक्टेड है, फिर से मैं कह रहा हूं, नॉर्दर्न रीजन में बेसिकली कश्मीर, उत्तरांचल है। शताभिषा नक्षत्र बांग्लादेश की तरफ इशारा है, जब राहु शताभिषा में जाएंगे लेटर ऑन दिस ईयर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र सिंगापुर भी है, वहां भी प्रॉब्लम होगा। हांगकांग, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, नावगांव, तेजपुर, तिनसुकिया, शिवसागर, बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, हुबली, धारवाड़, आगरा, शिमोगा, गुलबर्गा, ये सब जो प्लेसेस हैं, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन, तो ये प्रॉब्लम्स तो नजर आते हैं। पाकिस्तान का जो राहु केतु सेकंड और 8th हाउस में है ना, वो उसको कभी खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि और उसका एंड जो होगा वो कोई बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन होगा, हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी होगी। और उनको ज्यादा खतरा जो है वो सिख और मंगोलॉइड से होगा, मंगोलॉइड से। तो मंगोलॉइड तो चाइना है ही, तो हड़प जाएगा, चाइना को हड़प जाएगा। भारत के लिए प्रोटेक्शन ऐसी है कि क्योंकि हम जब पुष्य नक्षत्र जो है वो एक बहुत सेक्रेड नक्षत्र है, क्योंकि ये पुष्कर से कनेक्टेड है। तो पुष्कर जो है, लेक जो है, ब्रह्मा जी के साथ एसोसिएशन है, तो पुष्य पुष्कर से आता है। और इसीलिए कर्क राशि को हमेशा ही माना गया कि भारत का राशि कर्क राशि से है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने जब डिस्कवर किया था अर्थ, जब पहली बार बनी, तो वो
चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पे बनी और वो दिन था संडे। तो जब क्रिएशन हुआ कि जो नॉर्थ पोल जो है रेवती लास्ट के अंदर था और राइज कर रहा था, और भारत का क्रिएशन उसी दिन पे मध्य काल में अभिजित मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र जब उदय हो रहा था उस समय हुआ। इसलिए ये नक्षत्र तो बहुत अच्छा है। एक जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि जी। भारत के लिए जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, या तो उनका लग्न या चंद्र जो है वो केंद्र या त्रिकोण में होता था कर्क राशि से, लेकिन जिसका अष्टम या द्वादश रहा वो रूलर इंडिया के लिए बहुत खराब रहा। अब राम जी कर्क लगन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र, कृष्ण जी का भी जो है कर्क राशि, विक्रमादित्य राजा जो थे उनका कर्क लगन और वृषभ के चंद्रमा, रावण का कुंभ था। तो देखो षडाष्टक हो गया भारत के यहां से। आदि शंकराचार्य जी भी कर्क लगन के थे, कबीर जो है वृषभ लगन और कर्क राशि, गुरु नानक जी वृषभ लगन और राशि भी वही थी, तुलसीदास जी की जो तुला लगन और चंद्रमा, और रंजीत सिंह महाराज जो थे उनका कर्क लगन और वृषभ की राशि थी। तो मोदी जी की तो वृश्चिक राशि है, तो त्रिकोण में ही तो पड़ता है कर्क राशि से, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर इन सेफ हैंड। जी जी जी, तो हम जो है सेफ हैंड में है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सर क्या लगता है कि ये मई के महीने में पूरी दुनिया को अगर देखा जाए ज्योतिष के नज़रिए से, तो पूरी दुनिया में क्या उथल पुथल होगी, युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, और उस युद्ध में भारत की क्या भूमिका रहेगी? क्या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ेगा? हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो तनाव बढ़ेगा, ये खत्म नहीं होगा। नाम है पाकिस्तान लेकिन हरकतें सब नापाक है उनकी। और अगर शरीफ इंसान हो, आप देखो शरीफ भारत, शरीफ लोग हैं, इतना सब होने के बाद अगर वहां पे कुछ हो जाता, इनकी तो आदत ही है, 26/11 भी हुआ, पहले भी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हर बार ये यहाँ पे घुस के आ जाते हैं और अटैक करते हैं। और धीरे धीरे आप रियलाइज नहीं कर रहे, कश्मीर घाटी को ये अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं। क्या मतलब है, एक हिंदू स्टेट, राजा भी हिंदू था, हजारों साल से परंपरा था, हमारा नामो निशान उठा के, और हद तो ये है परसिक्यूट करके 91 में तो 80-90% हमारे लोगों को निकाल दिया। भारत सरकार को चाहिए कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल ही रहना चाहिए, और जो टोपोग्राफी चेंज करके इसको, जो हिंदू पॉपुलेशन को जरूर इधर सेटल करना चाहिए, क्योंकि रही सही जो विरासत है, हमारे प्राचीन धर्म स्थान है, इनका विनाश कर रहे हैं ये। कहां से मन घड़त स्टोरी, पैगंबर मोहम्मद जी का कहते हैं कि बाल वहां पे, वो मतलब जहां कैप्चर करनी है कोई टेरिटरी, पहले कुछ ना कुछ कबर या ऐसे बना के उसको, उसकी कोई स्टोरी बना के वहां पहले पूजा पाठ करने लग जाएंगे, फिर बोलेंगे ये उससे ही जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से लैंड कैप्चर करते गए हैं, और क्रूरता से हमारे जो हैं, जब ये जीतते भी थे, इन्होंने पूरे के पूरे लोगों को ऑप्शन नहीं दिया, या मार दिया, उनकी औरतों को उठा के बगदाद के स्लेव और सेक्स मार्केट में ले जाते और कन्वर्ट करते। तो इस तरीके की जो फिलॉसफी है, अगर हम इसको खड़े होके ऐसे ही देखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, आपका प्रश्न मई के अंदर, मई तो बहुत ही खतरनाक महीना है, जुलाई भी, लास्ट वीक जो है जुलाई की, वो भी खतरनाक है, क्योंकि बृहस्पति तो अतिचारी हो ही जाएंगे अभी, और शनि भी जब वक्री साथ में हो जाएंगे तो चंद्रकला नाड़ी तो कहती है, हम तो पिछले साल से भी कह रहे थे, अब सब ज्योतिषी भी ये अतिचारी और शनि वक्री की बात करने लगे। ये तो चंद्रकला नाड़ी का एक रूल है नाड़ी का, तो पूरे धरती पे अकाल, परेशानी खाने पीने की, तो मैं समझता हूँ लोगों को इनफ कैश जरूर रखना चाहिए घर में, इमरजेंसी में कभी काम आ जाए, दवाइयां जरूर रहनी चाहिए, अचानक अगर कुछ हो जाता है चीन से। वैसे क्योंकि चीन 80 से 90% जो इनपुट्स हैं हमारे, जो केमिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन जो बनते हैं, उसका उससे संबंध है जी। तो प्रैक्टिकल होने वाली बातें हैं, डरना नहीं है। लेकिन इस वक्त पे जो पूजा पाठ करेगा प्रॉपरली, कश्मीरी जो हैं, जो वहां रहते हैं, नाग पूजा करें, और नाग पूजा तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक भगवान की पूजा भी इस समय जो होने से काफी हेल्प मिलेगा।
जी जी सर, आखिरी सवाल जो है आपसे कि कश्मीर का फ्यूचर क्या है ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो आगे आने वाला समय कैसा होगा कश्मीर के लिहाज से? क्या वहाँ सुख शांति बढ़ेगी? देखो, कश्मीर में जैसे मैंने कहा, वहां की प्रथा जो है वो हमें नाग पूजा और जो संबंधित संबंधित रिचुअल्स हैं उसको री एस्टैब्लिश करना होगा। जैसे आप ज्योतिष में पढ़ते हो, हम कहते हैं आपके ये परेशानी चल रही है, अगर चतुर्थ स्थान के अंदर कोई क्रूर ग्रह बैठा है और वक्री और बादकेश भी है, तो हम कहता है कुल देवी जो है, हम कहते हैं कि कुल देवी का नाराजगी है, एंगर है, तो वहां जाके उन्हें प्रसन्न करो। आखिर देव है, राक्षस तो नहीं है ना, पूजा पाठ करोगे तो प्रसन्न होंगे। तो जब आपने वो कस्टम्स को अबैंडन ही कर दिया तो आप कैसे कुछ, अपने आप तो कुछ नहीं होगा, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा प्रैक्टिसेस को। नेम चेंज और वो तो एक अलग बात है, हम कर ही सकते हैं बहुत सारी। जैसे श्रीनगर को श्रीनगरी कह सकते हैं हम, क्योंकि नाम जो है लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और नगर सिटी, ये शिव और पार्वती जी का ही जो है लैंड है, जो कश्मीर और वो जो बेल्ट है माउंटेन्स तक, अमरनाथ तक, तो उनका रहने का स्थान है। अच्छा, बहुत विशेष चीज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी जब पटनी टॉप जगह है, जब आप जाते हो श्रीनगर की तरफ, रास्ते में आता है जम्मू से, तो मैं वहां गया था, एक जगह रहा था होटल में, तो उसके जो एकदम स्लोप्स बड़े, मैंने यति भी देखा और मेरे को नाग जो है मनुष्य रूप में आके दर्शन मेरे स्वप्न में दिया, क्योंकि मैं नाग मंदिर था। मैंने पूछा उधर से, आसपास में कोई मंदिर है इधर? तो बोला हाँ नीचे जाके। तो नीचे जाके काफी चढ़ के स्लोप के नीचे एक नाग मंदिर था। तो वो नाग मंदिर, शाम का टाइम था, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, वहां एक हिंदू पंडित जी बैठे थे। तो मैंने उनको बोला मैं जल चढ़ा सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो उन्होंने बोला नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप इधर से ही देखिए। तो मैंने पूजा पाठ की, चला गया। बाद में फिर वो पंडित जी उठ के चले गए, तो लोटा पड़ा था उधर पानी का, तो मैंने देखा कोई नहीं है, तो मैंने टेम्पटेशन हुआ, उधर शिवलिंग था तो मैंने चढ़ा दिया वहां, क्षमा उमा मांगी, चढ़ा के मैं आ गया। अच्छा, जैसे वो आए वापस पंडित जी, नहीं ये अगले दिन की बात है, चढ़ा जी दिया, मैं जाता हूँ, स्वप्न में मेरे को एक बहुत पुरानी कोठी आई और बीच में ऐसा एक वुडन प्रकार का ये था और कुछ भक्त लोग जा रहे थे, कुछ कीर्तन चल रहा था और पुराना समय। मैं देखता हूँ कपड़े भी पुराने, लोगों ने वाइट हेड गेयर पहना, ये वो सब, इतना रियल ड्रीम था। फिर वो अपने आप को बताते हैं कौन है, नाम बताते हैं मुझे, और मेरे को उन्होंने ये जो मून स्टोन है ये मेरे को उन्होंने हाथ में दिया उस ड्रीम के अंदर। तो जी मैं मतलब नहीं समझा, लेकिन मैंने तो मून स्टोन जब खरीदा, पहना, तो मुझे बहुत शांति मिली और बहुत मेरे काफी काम हुए। लेकिन अगले दिन जब मैं वापस गया उस मंदिर में, माथा टेकने की कोशिश कर रहा था बाहर से ही, मैं खड़ा रहा, अगरबत्ती लगाई उन्होंने, मेरा पूरा जो बॉडी है ऐसे गोल गोल घूमने में, मुझे लगा अर्थक्वेक आ गया। आंख खोल के देखी तो कुछ भी नहीं, तो फिर वापस आंख बंद करके करूं तो फिर घूमे पूरा ऐसा जैसे लग रहा है। तो फिर मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपको कुछ महसूस हुआ? तो बोलते हाँ बहुत कुछ महसूस हुआ। तो मैंने बोला क्या आप ऐसे? बोला हम आप कर रहे थे मुझे भी ऐसे। मैंने बोला ये क्या कॉमन है? बोला नहीं। तो मैंने बोला क्या है? बोला कुछ नाग देवता का ही ये संदेश कुछ होता है। तो मैं समझ गया कि जो मेरा ये स्टोरी बताने का मकसद ये था जी कि ये चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। कोई आकर जैसे ये कर रहा है, जैसे मैं गया था गढ़शंकर, हमारे पूर्वजों का स्थान है, जहां 70 साल से कोई नहीं गया था, क्योंकि प्लेग हुआ था वहां पे 1904 में, सब लोग मर गए थे, हमारे दादाजी और वो बस बच गए थे। तो उसके बाद काफी जमीनें थी वहां पे, वहां जाके देखा तो किसी और ने उसको एनक्रोच करके हमारा सरनेम भी यूज करके ये कर रहे थे। हम पहुंचे, उसको तो लगा हम के कोई क्लेम करने तो नहीं आ गए, लेकिन उसने बिठाया हमें घर में, बोला बैठिए। तो उनका एक सोफा था लेफ्ट साइड में, तो वहां मेरा कजन ब्रदर बैठा
तो उसने बोला भैया इधर बैठा नहीं जा रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो मेरी मदर भी थी, तो मैंने बोला मदर को बैठो। मदर भी बैठी, वो बिलीव नहीं करती इन चीजों में, पूरा पूरा गोल गोल जोर से जैसे कोई घुमा रहा है टॉप जैसे। तो मेरे को बोला, मैंने बोला तुम लोग ऐसे ही ये कर रहे हो। मैं जैसे बैठा ऐसे लगा गोल 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 एकदम जैसे एकदम फास्ट रोटेट कर देता है। जी। तो मैंने बोला अजीब बात है, हम आके इधर बैठते हैं तो ठीक है। तो पता चलता है, हमने जानकार लोगों से पूछा, और फिर वहां राधा कृष्ण का मंदिर था गली में, जो एंटर करते ही इस घर से, इस हवेली के पास। वहां मैंने जाके इनसे पूछा, मैं जल चढ़ाना चाहता हूँ, शिवलिंग भी था वहां। दोबारा ऐसी चीज हुई, हम चढ़ाने की कोशिश करें, माथा टेकने की कोशिश कर रहे, झुका ही नहीं जाए, एकदम इधर ऐसे प्रिक हो। तो पता चला कि जब आप पूर्वजों का पूजा छोड़ दिए, परंपरा जो चली आ रही थी वो आपने छोड़ दी परिवार में, तो पूर्वज नाराज होते हैं या अपना जो प्रेजेंस है वो अनाउंस करते हैं। तो पूर्वजों का, नागों का और ये जो चीजें हैं हम लाइटली नहीं ले सकते। तो मेरा मकसद ये कहने का था कि हमारे पूर्वज नाराज हो गए, या हमारी जो कुल देवी नाराज होती है, कुल देवी का श्राप हो जाता है, जैसे कश्मीर के ऊपर हुआ है, ये उनके कुल देव नाराज हैं। जब तक इनको हम मनाएंगे नहीं, तब तक कश्मीर में कभी अमन और चैन नहीं आ सकता। आप देख रहे हो, आपको लग रहा है मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ये इतने बड़े 3 वॉल्यूम्स है, ये कल्हना की किताब है, रजत रांगिनी जो है, ये मैंने पढ़ के ही ये सब जो कंक्लूजन्स बताए हैं। और आपको जो मैं अपनी किताब से भी जो बता रहा हूं, जो ये तो मैंने 2000 में लिखी थी, ये 18 नंबर का आप सुनो मैंने क्या लिखा है। ये अभी नहीं है कि मैं अभी बोल रहा हूं, 2000। दिस नंबर इंडिकेट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटीरियलिज्म, मतलब स्पिरिचुअलिटी और भौतिकवादा में क्लैश होगा। ऑकल्ट सिंबल इज ब्लड स्टेन्ड पाथ, मतलब खून भरा रास्ता है। 18 सिग्निफाइज ट्रेचरी, डिसेप्शन एंड बैड जजमेंट, मतलब विश्वासघात होगा और बैड जजमेंट होगा। दिस नंबर इज एसोसिएटेड विथ वॉर, स्ट्राइफ एंड क्वारल्स, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, इससे संबंध रखता है। टैरो में ये दिखाते हैं मून फ्रॉम विच ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आर फॉलिंग। तो दिस नंबर इंडिकेट्स एरर्स इन जजमेंट, लाइज, डाउट एंड इविल इन्फ्लुएंसेस। वेरी बैड नंबर फॉर एनी सिटी और कंट्री as it indicates unrest and instability। तो इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि नाम भी चेंज करना पड़ेगा स्टेट का हमें, और मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन करना पड़ेगा, खाली नाम चेंज करने से तो नहीं होगा। तो आपके हिसाब से नाम भी चेंज करना पड़ेगा और पूजा भी करानी पड़ेगी, और जो परंपरा रीएस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, परंपरा एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, कश्मीरी पंडितों को वहां लाना पड़ेगा, और कश्मीरी पंडित के माध्यम से ही हल निकलेगा। जब वो लोग वहां रहेंगे, अपनी परंपरा को फॉलो करेंगे, तब जाके कुछ हल निकलेगा आपके हिसाब से। 100%। जी जी जी। कोई सोल्यूशन खाली ऊपर सिक्योरिटी करना, बॉर्डर फोर्स लगाना, खाली इससे कुछ काम नहीं होने वाला है। जी जी जी। तो आज की वार्ता बहुत महत्वपूर्ण रही, और किस तरीके से अनुपम जी कपिल जी ने इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि हमारा कश्मीर का इतिहास कैसा था, और उस परेशानी को हल करने के लिए कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद ली जा सकती है, कैसे पुरानी परंपरा की मदद ली जा सकती है, कैसे न्यूमरोलॉजी की मदद ली जा सकती है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अनुपम जी कपिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी एस्ट्रो तक के दर्शकों को, इतने विस्तार से जो है एस्ट्रो तक के दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शब्द इस समय पे जब क्राइसिस हमारे देश के ऊपर है, और हम अपनी पढ़ाई का, हमारी विद्या का सही इस्तेमाल करके आपके द्वारा जो है अपॉर्चुनिटी दी गई, और हम ये बात रख सके, प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद। तो एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से, अंक ज्योतिष के नज़रिए से हम समझ रहे थे कि कैसे जो है कश्मीर में जो बार बार आतंकी घटनाएं होती हैं, कश्मीर में जो समस्या है, परेशानी है, उसके लिए क्या हल हो सकता है, क्यों ये परेशानी है, इसके बारे में विस्तार से आपने एस्ट्रो तक पर देखा, धैर्य से देखा। इसके लिए आप सबका, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो
तक पर।